वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन ना हुआ हो और चर्चा करें ऐसे समाज की कल्पना आप कैसे करते हैं कि जहाँ पे कोई भी सामाजिक आंदोलन ना हुआ हो। इसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहाँ पे कोई भी सामाजिक आंदोलन ना हुए हों। तो ये प्रश्न ये कह रहा है। उत्तर लिखने से पहले हमें प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन ना हुआ हो। इस बात पे आपको चर्चा करना है और ये भी बताना है साथ साथ कि आप ऐसी कल्पना आप कैसे करते हैं, इसका भी आपको वर्णन करना है। तो प्रायः सामाजिक जो आंदोलन होते हैं वो किसी जनहित के मतलब लोगों के हित के मामले में परिवर्तन मतलब बदलाव लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। कोई भी सामाजिक आंदोलन क्यों होता है? कोई भी सामाजिक आंदोलन तब होता है जब वो जनहित के किसी मामले में बदलाव लाने के उद्देश्य से हुआ हो। सरल परंपरागत एवं आदिम समाजों में जीवन काफ़ी सीमा तक स्थिर था। स्थिर मतलब रुका हुआ था। पदक गुणों के महत्व के कारण परंपरागत रूप से उच्च या शक्तिशाली वर्ग के लोगों को चुनौती भी नहीं दी जाती थी। पहले क्या था कि जो उच्च वर्ग थे और जो शक्तिशाली वर्ग थे तो उनको कोई भी चुनौती नहीं देता था, मतलब कोई उनको ललकारता नहीं था। जो भी वो कहते थे चुपचाप सतह निम्न वर्ग के लोग या कमज़ोर वर्ग के लोग उसको मान लेते थे। कोई भी आंदोलन या कोई तरह का विरोध नहीं किया जाता था। व्यक्ति अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भगवान की देन मानता था तथा वह कितनी भी कष्टकारी क्यों ना हो उससे संतुष्ट रहता था। कहने का मतलब ये है कि जो पहले के लोग थे, जो आदिम समाजों के लोग थे, जो पुराने समय के लोग थे, परंपरागत रूप से वो क्या सोचते थे, जो मतलब शक्तिशाली लोग होते थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे तो वो जो भी काम कहते थे या जो भी उनका शोषण करते थे वो उसको भगवान की देन मानकर चुपचाप सह लेते थे। वो सोचते थे कि ये भगवान की देन है, ये हमारी ऐसी किस्मत है। तो वो किसी चीज़ को ललकारते नहीं थे, न उनको चुनौती देते थे, चाहे वो कितनी भी कष्टकारी क्यों ना हो, और उससे वो संतुष्ट रहते थे। इसलिए ऐसे समाजों में सामाजिक आंदोलनों का अभाव पाया जाता है। तो जो पहले के समाज थे उसमें क्या होता था कि ऐसे सामाजिक जो आंदोलन थे उसकी कमी पाई जाती थी। जब जैसे कोई शक्तिशाली वर्ग है और वो कमज़ोर वर्ग पे अत्याचार कर रहा है और कमज़ोर वर्ग उसको सहता जा रहा है और कहता है कि ये तो भगवान की देन है, ये तो हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो वो उस चीज़ को भगवान की देन समझ के सह लेता था। तो उस समय आंदोलनों की कमी थी क्योंकि कोई चुनौती ही नहीं देता था, कोई उन शक्तिशाली वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को कुछ विरोध ही नहीं करता था उनका, तो कोई भी आंदोलन उस समय नहीं होते थे। परिवर्तन विहीन ऐसे समाज, परिवर्तन विहीन मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसा समाज है वैसा चुपचाप चलता रह रहा है। तो परिवर्तन विहीन ऐसे समाज पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी विशेषताओं से युक्त रहे, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जैसी परंपरा पहली थी पीढ़ी एक में थी, फिर पीढ़ी 2 में भी वैसी विशेषता, तीसरी पीढ़ी में भी कोई परिवर्तन चाहता ही नहीं था। जैसा चल रहा था वैसा ही लोग उसमें जी रहे थे। संगठन एवं शोषण के प्रति जागरूकता का अभाव भी ऐसे समाजों में सामाजिक आंदोलन के अभाव का कारण रहा है। संगठन मतलब कोई संगठन ही नहीं बना पाता था और शोषण के प्रति कोई आवाज़ भी नहीं उठाता था, ना कोई जागरूकता थी कि हमारा ये अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी के अंदर कोई जागरूकता भी नहीं थी, इसकी भी कमी थी। ऐसे समाजों में क्या होता था, सामाजिक आंदोलन की अभाव के कारण रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी सामाजिक आंदोलन होता ही नहीं था। सामूहिक जीवन होने के कारण सभी कठिन परिश्रम करते थे। सामूहिक जीवन का मतलब ये है कि सभी जो है समूह में रहते थे और सभी कठिन परिश्रम करते थे तथा मिल बांटकर अपना जीवन यापन करते थे। ना तो उनमें किसी प्रकार के वर्गीय भेद विकसित हुए और ना ही जाति जैसी
संस्कारात्मक श्रेणियों का विकास। ऐसे में ना तो उन्हें कभी सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता अनुभव हुई और ना ही इस दिशा में कोई प्रयास किए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक समय ऐसा था कि जब कोई सामाजिक आंदोलन नहीं होते थे, उनकी कमी थी। तो ऐसा समाज कैसा था? तो ऐसा समाज होता था जब पुराने समय में जो जैसा प्रथा चली आ रही है वही प्रथा चलती रहती थी। जैसे कि आपने देखा था सती प्रथा थी और मतलब बाल विवाह, ये ऐसी प्रथाएं थी। लोग चुपचाप इसको सह लेते थे, कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाता था। पहले सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे उसका पति खत्म हो जाता था तो उसको उसकी चिता के साथ, पति की चिता के साथ जला दिया जाता था ज़बरदस्ती। तो कोई इसका विरोध भी नहीं करता था, ना कोई परिवार इसका आगे आके विरोध करता था, क्योंकि ये शुरू से ऐसी परंपरा चली आ रही थी। तो लोग इस पे विश्वास करते थे और उसको फॉलो भी करते थे। तो उस समय कोई भी, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और इसी तरह बहुत सारी पुरानी परंपरा रही है, बहुत सारी रूढ़ अंधविश्वास रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जो हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियाँ थी जो चलती चली आ रही थी और कोई भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो जिसके कारण कोई भी आंदोलन उस समय नहीं होते थे। और इसका क्या कारण था? लोगों में जागरूकता की कमी थी और वो पीढ़ी दर ऐसे ही एक ही जैसी विशेषताओं से युक्त थे और उनमें परिवर्तन विहीनता थी, मतलब बदलाव की कमी थी। इसी कारण से वो ऐसे समाज में सामाजिक आंदोलन नहीं हुए। आपका क्वेश्चन है कि दो यहाँ पे टॉपिक दिए हैं, महिलाओं के आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। तो इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है, लिखनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं महिलाओं के आंदोलन जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं के कई संगठन सामने आए। जब 20वीं सदी थी के जब प्रारंभ हो रही थी, स्टार्टिंग के समय महिलाओं के कई संगठन सामने आए। इनमें वीमेंस इंडिया एसोसिएशन यानी कि WIA 1970 में, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC ये 1926 में, और नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन इन इंडिया NCWL 1925 शामिल हैं। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में कई संगठन सामने आए, जैसे कि आपका WIA है और AIWC है और नेक्स्ट है आपका NCWL, ये सारे शामिल हैं। यद्यपि इनमें से कई का आरंभ सीमित कार्यक्षेत्र से हुआ, तथापि इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ, मतलब बढ़ता गया। ऐसा प्राय माना जाता है, मतलब प्राय में ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि केवल मध्यम वर्ग की शिक्षित महिलाएं ही इस प्रकार के आंदोलनों में शरीक होती थी। शरीक मतलब शामिल होती थी। किंतु संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को स्मरण करता रहा। लेकिन क्या था कि एक जो यहाँ पे ये बताया गया कि सिर्फ जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, शिक्षित महिलाएं होती थी, वही इस तरह के आंदोलन में शरीक होती थी, किंतु संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को स्मरण यानी कि याद करता रहा है। औपनिवेशिक काल में जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। जो औपनिवेशिक काल में क्या थी, जनजातियां तथा ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रारंभ होने वाले संघर्ष थे और क्रांतियां थी, उसमें महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। अतएव इसलिए न केवल नगरीय महिलाओं ने बल्कि ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण वाले राजनीतिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1970 के दशक यानी कि 1970 के दशक के मध्य में बीच में भारत में महिला आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। उस काल में स्वायत्त महिला आंदोलनों में वृद्धि हुई। स्वायत्त मतलब जो अपने आप महिलाओं ने आंदोलन चलाए, उनमें वृद्धि हुई, तेजी आई। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार के महिला आंदोलन राजनीतिक दलों अथवा उस प्रकार के महिला संगठन जिनके राजनीतिक दलों से संबंध थे, स्वतंत्र थे। अब शिक्षित महिलाओं ने सक्रियतापूर्वक मतलब एक्टिव होकर जमीनी राजनीति में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने महिला आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया। शिक्षित महिलाएं जो थी वो सक्रियतापूर्वक राजनीति में भी भाग लेने लगी और साथ ही साथ उन्होंने
जो महिलाओं के आंदोलन थे उनको भी प्रोत्साहित किया। महिलाओं से संबंधित नए मुद्दों पर अब ध्यान केंद्रित किए जाने लगे हैं, जैसे महिला के ऊपर हिंसा, विद्यालयों के फॉर्म पर पिता तथा माता दोनों के नाम, कानूनी परिवर्तन जैसे भूमि अधिकार, रोजगार, दहेज तथा लैंगिक प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार इत्यादि। इसके उदाहरण हैं मथुरा बलात्कार कांड 1978 तथा माया त्यागी बलात्कार कांड 1980। दोनों के ही विरुद्ध व्यापक आंदोलन हुए। अतएव यह बात भी स्वीकार की गई कि महिलाओं के आंदोलनों को लेकर भी विभिन्नता रही है। महिलाएं विभिन्न वर्गों से संबद्ध होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं, अतः इनकी आवश्यकताएं तथा चिंताएं भी अलग अलग होती हैं। तो ये थे महिलाओं के आंदोलन। अब यहाँ पे हम देखेंगे जनजातीय आंदोलन पे जो टिप्पणी करनी थी। तो अधिकांश जनजातीय आंदोलन मध्य भारत के तथाकथित जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे संथाल, उराव तथा मुंडा, जो कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में स्थित है। झारखंड के सामाजिक आंदोलनों के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा थे, जो एक आदिवासी थे तथा जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी स्मृतियाँ, मतलब उनकी जो यादें हैं अभी भी जीवित हैं तथा भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली जो पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जनजातियों में एक शिक्षित मध्यम वर्ग प्रदान करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है तथा इस शिक्षित वर्ग ने अपनी जातिगत जागरूकता, अपनी पहचान, संस्कृति तथा परंपराओं को विकसित किया है। दक्षिण बिहार के आदिवासियों को अलग अलग कर दिए जाने का बोध हुआ। उन्होंने अपने सामान्य प्रतिद्वंदी दिक्कू, प्रवासी व्यापारियों तथा महाजनों को माना। सरकारी पदों पर विराजमान आदिवासियों ने एक बौद्धिक नेतृत्व का विकास किया तथा पृथक राज्य के निर्माण में चलाए जा रहे आंदोलनों को गति प्रदान की। झारखंड के आंदोलनकारियों के प्रमुख मुद्दे थे। क्या क्या मुद्दे थे? सिंचाई परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण, सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही, बंद किए गए कैंप आदि, ऋणों की वसूली, लगान तथा सहकारी ऋणों का संग्रह, वन्य उत्पादों का राष्ट्रीयकरण इत्यादि। जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों की बात है, इनके प्रमुख मुद्दे थे अपने क्षेत्र में पृथक मतलब अलग जनजातीय पहचान, जनजातियों की पारंपरिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग इत्यादि। किसी कारणवश ये जनजातियां भारत की मुख्यधारा से पृथक रह गईं, अलग रह गईं। इस खाई को पाटने की आवश्यकता है। जनजातियों को कैसे अधिकार प्रदान किए जाएं जो उन्हें अपनी सांस्कृतिक संस्थाओं को बचाए रखने तथा शेष भारत के साथ जुड़ने में सहायक सिद्ध हुए। वनों की जमीन के खोने से जनजातियों के गुस्से का निराकरण किया जाए। इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन सामाजिक आंदोलनों का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें कई विषय शामिल हैं, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय आदि। पूर्व में कई पूर्वोत्तर क्षेत्रों ने भारत से अलग रहने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया था, किंतु उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया तथा भारतीय संविधान के ढांचे में अपनी पृथक स्वायत्तता की मांग की।